गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम बाय माय यूट्यूब चैनल फार्मा मेडिको। तो आज मैंने फिर से टाइम निकाला है और आपको पिछले प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में बताया था और उससे रिलेटेड कुछ प्रिकॉशन, उसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं, उसको आइडेंटिफाइड कैसे करते हैं, वो लाइफ थ्रेटिंग क्यों है, ठीक है, क्यों हमें उसे ईयरली डायग्नोस करने की ज़रूरत है। तो उसमें कुछ हमने जब बताया था तो उसमें मैंने कुछ ट्रीटमेंट बताए थे स्पेशली फॉर टू द अनरैप्चर्ड एंड रैप्चर्ड, दोनों की बात करेंगे। क्योंकि मेरे कुछ जो भी व्यूवर्स हैं उन्होंने कमेंट में लिखकर पूछा था कि इसको अगर अनरैप्चर्ड है तो इसको ट्रीट कैसे किया जाता है। तो आज हम उसके बारे में एक सैचुरेट नॉलेज आप लोगों को देंगे यूट्यूब के अपने इस चैनल के थ्रू, ताकि आप लोग को पता चले कि एक्चुअली इसे ईयरली डायग्नोस क्यों किया जाता है, ईयरली ट्रीट करने की ज़रूरत क्यों है और ये इतनी लाइफ थ्रेटिंग क्यों है। बेसिकली जो इसके लीफलेट नॉलेज थे वो तो मैंने बता ही दिए थे आपको प्रीवियस, कि जब भी प्रेगनेंसी यूट्रस को छोड़कर या यूट्रिनरी वॉल को छोड़कर कहीं और अगर एम्ब्रियो या जो होता है वो इम्प्लांट होता है और वो डेवलप करना शुरू करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। बेसिकली ज़्यादातर कॉमनली ये देखा गया है कि ये ट्यूबुलर प्रेगनेंसी के नाम से जाना जाता है। यानी कि मोस्टली जो फर्टिलाइज्ड एग होता है दे आर इम्प्लांट, यानी वो इम्प्लांट होता है आपकी फलोपियन ट्यूब में जाकर के, फलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट होता है। तो देखिए होता क्या है, फिटस अगर लाइव है, जिंदा है, और उसकी इम्प्लांट होने की जगह जो है यूट्रस है, क्योंकि यूट्रस में उसे ग्रोथ मिलता है, नरेशंस मिलता है, वहाँ पर उसका प्लेसेंटा डेवलप होगा, प्लेसेंटा से अम्बिकल कॉर्ड से वो अटैच्ड होगा, जिससे उसको प्रॉपर क्या होगा, ग्रोथ न्यूट्रिशन मिलेगा, जिससे उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। क्योंकि यूट्रस जो है वो अपने साइज का कई गुना एक्सपेंड करता है। अगर वो ट्यूब में है, ठीक है, और वो लाइव है तो ग्रोथ कर रहा है, बढ़ रहा है, तो आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि फॉलोपियन ट्यूब इतनी थिन होती है, इतनी पतली होती है कि उसमें स्पेस नहीं होता है। अगर वहाँ पर वो रह जाता है फर्टिलाइज एग और वहीं पे इम्प्लांट होकर वो ग्रोथ करना शुरू करता है, तो क्या होता है कि वो आपकी ट्यूब को रप्चर्ड करता है, यानी कि ट्यूब को फाड़ देगा तो पेशेंट के लिए मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है। और उस मेडिकल इमरजेंसी में पेशेंट को इमीडिएट ट्रीट करने की ज़रूरत होती है कि उसे इमीडिएट ट्रीटमेंट दिया जाए, इमीडिएट उसको स्टेबलाइज किया जाए, हॉस्पिटलाइज किया जाए, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट होती है। देखिए होता क्या है कि जब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू गायनाकोलॉजिस्ट एंड अकॉर्डिंग टू द नेशनल गायनाकोलॉजिकल सर्वे के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो जो इक्टोपिक प्रेगनेंसी है, अगर वो बेसिकली अनरप्चर्ड है, ईयरली डायग्नोस्ड हो गई है, आपने साइन एंड सिम्टम्स के बेस पे आपको लगा, आपको डाउट हुआ कि नहीं ये प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं लग रही है, कुछ अलग सिम्टम्स दिख रहे हैं, मुझे कुछ अलग सा महसूस हो रहा है, तो उस केसेस में अगर आपने ईयरली टाइम को वेस्ट ना करते हुए ईयरली उसको डायग्नोस किया, तो डायग्नोसिस में और हाई सोनोग्राफी में, हाई रेजोनेंस सोनोग्राफी हो गया, टीवीएस सोनोग्राफी से पता चला कि हाँ जो प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी तो है बट वो क्या है, ट्यूब की प्रेगनेंसी यानी एक्टोपिक है, बट अभी ट्यूब रप्चर्ड नहीं है, वो अनरप्चर्ड फॉर्म में है। तो उस केसेस में डॉक्टर आपकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उस केसेस में मोस्टली जो आपके एक्सपर्ट गायनोकोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते हैं, आपको मेडिकेटेड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं इन केस ऑफ इक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर जो रप्चर्ड नहीं है। उस केसेस में हम एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट को यूज़ करते हैं या एंटी नियोप्लास्टिक मेडिसिन। आपको बताना चाहूँगा कि एंटी नियोप्लास्टिक मेडिसिन का मतलब होता है कि वो दवाइयाँ जो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप कहोगे कि कैंसर की दवाइयाँ इक्टोपिक की प्रेगनेंसी के केस में क्यों रिक्वायर्ड हो रही हैं, ऐसा क्या है, वो तो कैंसर नहीं है। लेकिन मैं बता दूं कि कैंसर एंटी जो नियोप्लास्टिक एजेंट है, एंटी कैंसर ड्रग है, उसमें हम केवल आपकी एंटी मेटाबोलाइट ड्रग को सिलेक्ट करते हैं। एंटी मेटाबोलाइट ड्रग में जो खास तौर से जो आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी को ट्रीट करने में यूज़ किया जाता है, मोस्ट वाइडली मिथोट्रैक्सेट हो गया, ठीक है, 6 मरकैप्टोप्यूरिन हो गई, 5 फ्लोरो यूरोसिल्स हो गई, ठीक है। ये मोस्टली 3 ड्रग्स हैं जिसमें से सबसे ज़्यादा यूटिलाइज्ड होती है आपकी मिथोट्रैक्सेट। बताना चाहूँगा कि मिथोट्रैक्सेट अपने फंक्शंस को कैसे प्ले करती है आपकी बॉडी में अगर उसके इंजेक्शंस दिए जाते हैं। मिथोट्रैक्सेट अगर एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है टॉपिक प्रेगनेंसी के केस में, और यानी कि जो ट्यूब अनरप्चर्ड है, तो मिथोट्रैक्सेट क्या होता है कि फॉलेट इनिबिटर होता है। मैं समझाऊँ आपको सिंपल लैंग्वेज में कि नई सेल्स बनने के लिए डीएनए आरएनए का बनना ज़रूरी है और डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस के लिए फॉलिक एसिड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो जो मिथोट्रैक्सेट होता है वो फॉलिक एसिड को बनने ही नहीं देता, ठीक है। फॉलिक एसिड के बनने के प्रोसेस को रोक दिया,
तो जो फॉलिक एसिड बनी नहीं, डीएनए आरएनए की सिंथेसिस नहीं हुई, तो सेल का डिवीजन, सेल की ग्रोथ जो होगी वो स्टॉप कर जाएगी, और क्या होगा, जो फीटल है वो डेथ करना शुरू कर देगा, और उसकी डेथ हो जाएगी, वो रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम एंटी मेटाबोलाइट को वहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें मोस्टली आपका मिथोट्रैक्सेट यूज होता है, उसके इंजेक्शन फॉर्म में यूज़ होते हैं ज़्यादातर। ये आपके मार्केट में अलग अलग ब्रांड के नेम से आता है, ज़्यादातर इसमें आपने देखा होगा तो फॉलीट्रैक्सा के नाम से ये अवेलेबल है। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत हमारे पास ये है कि अगर हम पेशेंट को थ्रू मिथोट्रैक्सेट इंजेक्शन से ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, तो एक चीज़ हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, वो ये है कि मीथोट्रैक्सेट की थेरेपी जो है या जो उसका ट्रीटमेंट है, दैट इज द टोटली डिपेंड ऑफ टू द वीमेन एससीजी हार्मोन। जो वीमेंस में प्रेगनेंसी के समय जो एससीजी हार्मोन का जो सिक्रीशन होता है, वो आपका क्या होता है, उसका ब्लड में क्या लेवल है, कितने अमाउंट में वो है, और उसका आपके तीनों ट्राइमेस्टर में उसका अलग अलग अमाउंट आपके ब्लड में होता है। तो होता क्या है कि अगर एससीजी का लेवल आपका मतलब इंजेक्शन देने से पहले बहुत ज़्यादा हाई है, तो वहाँ पर एक बार डॉक्टर को सोचना पड़ता है। नाउ नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जब हम मिथोट्रैक्सेट का फर्स्ट इंजेक्शन देते हैं, उसके बाद हम 24 से 48 घंटे बाद आपका एससीजी यानी बीटा एससीजी की हम ब्लड रिपोर्टिंग, ब्लड डायग्नोसिस कराते हैं। अगर उसमें बीटा एससीजी का अमाउंट क्या हुआ, आपका एलिवेट करने के बजाय अगर वो रिड्यूस होते दिख रहा है, इट मीन्स कि हम क्या करेंगे, इस इंजेक्शन फॉर्म से उसको पूरी तरह से सक्सेसफुली ट्रीट कर सकते हैं, यानी हमें एक प्लस साइन दिखते हैं। लेकिन अगर बीटा एस सी जी जो है वो मिथोट्रैक्सेट के इंजेक्शन देने के बाद अगर वो एलिवेट करता है, इमीडिएट बढ़ता है और बढ़ता हुआ चला जाता है, तो वहाँ पर ये क्या होता है, ये यहाँ पर हमारे लिए प्लस साइन नहीं होते। वहाँ पर हमें क्या होता है, मल्टीपल शॉट्स देने पड़ते हैं। उसके बाद भी अगर वो एलिवेट कर रहा है तो लास्ट हमारे पास क्या होता है, सर्जरी हमारे पास लास्ट ऑप्शन होती है। तो इस तरह से करके हम क्या करते हैं, एक्टोपिक या ट्यूबुलर प्रेगनेंसी को हम ट्रीट करते हैं थ्रू द एंटी मेटाबोलाइट ड्रग। एंटी मेटाबोलाइट में जो मेडिसिन यूज़ होती हैं वो नियोप्लास्टिक यानी एंटी कैंसर की वो दवाइयाँ हैं। उन एंटी कैंसर की दवाइयों को यूज़ करके अनरेप्चर आपकी क्या होती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी को ट्रीट किया जाता है। अनदर जो रेप्चर्ड है वो सबको पता है, रेप्चर्ड में हमें इमीडिएटली पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। हॉस्पिटलाइज करके सर्जरी के थ्रू हमें क्या करना पड़ता है, उससे ऑपरेट करना पड़ता है, ट्यूब काटनी पड़ती है, ट्यूब डैमेज हो जाती है, ब्लड काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे फ्लो कर चुका होता है, सक्शन करके ब्लड को बाहर करते हैं ताकि पेशेंट को हम पूरी तरह से स्टेबलाइज कर सकें। तो ये मेरा जो रिमेनिंग टॉपिक था आपका एक टॉपिक प्रेगनेंसी के बारे में, वो मैंने आप लोगों के साथ अपने एक छोटे से शॉर्ट ब्रीफ नॉलेज में आपको बता दिया। और आप लोग वीडियो देखिएगा, समझिएगा। अगर वीडियो में किसी भी तरह की कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन है तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, और मिलता हूँ फिर से नए और कुछ एडवांस और कुछ आपके रिसेंट अपडेट नॉलेज के साथ, नए कंटेंट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक यू।